नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। आज हम बात करेंगे हेल्थ की। स्ट्रोक की गंभीर प्रकृति और उच्च दर पर जोर देने के लिए हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है। यह दिन स्ट्रोक की रोकथाम और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भी मनाया जाता है। ये दुनिया भर में ब्रेन स्ट्रोक मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है और विकलांगता का तीसरा प्रमुख कारण और मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण है। हर साल लगभग 18 लाख लोग स्ट्रोक से पीड़ित होते हैं। यह देखा गया है कि इसमें मध्यम आय वाले देशों जिनमें से भारत एक हिस्सा है, लेकिन भारत में स्ट्रोक में 100% से अधिक की वृद्धि देखी जाती है, जबकि विकसित देशों में 42% की गिरावट देखी गई है। इसी को लेकर 29 अक्टूबर को स्ट्रोक की गंभीरता और उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए शैल्बी हेल्थॉन कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर की मैराथन में रजिस्ट्रेशन फ्री रखा गया है, ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग जागरूकता और कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। और इस अहम खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्वाति गर्ग जी हैं, न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ हैं, साथ ही डॉक्टर विनीत सग्गर जी हैं, न्यूरो सर्जरी विशेषज्ञ हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है न्यूज पर। सबसे पहले स्वाति जी आप ही के पास आएंगे। स्वाति जी, स्ट्रोक एक भारत में एक गंभीर बीमारी बनती जा रही है। इसके जो प्रमुख लक्षण हैं आपसे समझेंगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जिम जाते हैं या नॉर्मल वर्कआउट करते करते उनको हार्ट अटैक हो जाता है और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये कैसे फैलता है और जो प्रमुख लक्षण है आपसे समझेंगे। नमस्कार। जी मैं नमस्कार। हूं डॉक्टर स्वाति गर्ग, जी कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट एट आईवी हॉस्पिटल मॉर्निंग। जी हाँ जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा सर। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, स्ट्रोक में यूजुअली क्या होता है, जब हमारी ब्रेन की सप्लाई एकदम बंद हो जाए, जी या तो क्लॉट आने की या एकदम दिमाग की कोई ब्रेन की नस पड़ जाए उसकी वजह से, जी ये दो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। अब स्ट्रोक के हम कैसे पहचानेंगे कि मरीज को स्ट्रोक है, उसके लिए हमने एक बड़ा ही सिंपल निमोनिक बनाया है। जी बी फास्ट। बी स्टैंड फॉर बैलेंस। जी बैलेंस का मतलब है अगर मरीज को चलने में एकदम मुश्किल आ जाए, लड़खड़ाहटपन आ जाए, चलने में मुश्किल आ जाए। जी ई ई स्टैंड फॉर आई, जी जिसका मतलब होता है अगर आपकी कोई भी एक आंख तिरछी हो जाए, जी या एक आंख से आधा दिखना शुरू हो जाए, या एकदम ही आपकी जो विजन है कमजोर हो जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है स्ट्रोक का। उसके बाद एस। एस का मतलब होता है फेस। अगर आपका एक साइड का फेस टेढ़ा हो जाए, या आपके एक साइड के फेस से जो आपका सलाइवा थूक है वो निकलना शुरू हो जाए एक साइड एंगल ऑफ माउथ से, या आपका चेहरा तिरछा हो जाए एक साइड की तरफ। ए का मतलब है आर्म। आर्म का मतलब है अगर आपकी जो बाजू है उसमें एकदम कमजोरी आ जाए, या आपकी एक टांग में एकदम कमजोरी आ जाए, या आपके बॉडी के एक हिस्से में एकदम कमजोरी आ जाए, या सुनपन आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। उसके बाद एस। एस का मतलब होता है स्पीच। मतलब अगर बोलने में कुचलाहटपन आ जाए, लड़खड़ाहटपन आ जाए, या आप कोई गलत शब्द यूज करो, जैसे कि अगर आपको बोलना है कि एक चम्मच है, चम्मच की जगह आप उसको ग्लास बोल रहे हो, मतलब एप्रोप्रिएट वर्ड ना यूज करो, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है। टी का मतलब है टाइम इज ब्रेक, या टाइम टू कॉल। इसका मतलब है ये लक्षण देखते ही इमीडिएटली अगर आप हॉस्पिटल में 4.5 घंटे के अंदर पहुंच जाए, तो हम इमीडिएटली पेशेंट को थ्रोम्बोलिसिस, अगर वो कैंडिडेट है आइडियल कैंडिडेट, उसको थ्रोम्बोलिसिस के लिए हम ले लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। इसके अलावा और जो इम्पोर्टेंट लक्षण है स्ट्रोक के, वो है एकदम सर दर्द होना, जो कि नॉर्मली हेडेक नहीं होता और अलग तरह का हेडेक है, बहुत सीवियर हेडेक है, या आपको चक्कर आना, मतलब घुमेर आ जाना, सारी चीजें आपके आसपास घूमने लग जाए गोल गोल, या एकदम दौरा पड़ जाना, मिर्गी का दौरा पड़ जाना, या एकदम मरीज एकदम अनकॉन्शियस स्टेट में हो जाए, या ऐसा हो जाए कि वो पहचान ना सके, आपको बोल ना सके, जिसको हम बोलते हैं ऑल्टर्ड सेंसोरी, बेसुधी की हालत में चला जाए। तो ये सब इंपॉर्टेंट लक्षण होते हैं स्ट्रोक के। बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर विनीत जी जुड़े हुए हैं। विनीत जी, आपसे समझेंगे भी। मैडम ने बताया कि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं देखा जाए अचानक से एक पैर में कमजोरी आना या बाजू में कमजोरी आना, ये तो ऐसे लक्षण है जो किसी को भी कभी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बात करें, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिम वगैरह जाते हैं या मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, लेकिन जो वर्कआउट करने जाते हैं वो काफी ना कहीं ना देखा जाए कि जो अपनी सेहत का है काफी ध्यान रखते हैं, उसके बावजूद अचानक से स्ट्रोक आता है, उनकी मृत्यु हो जाती है।
तो वो लक्षण पहचान में भी नहीं आते हैं। जी नमस्कार, मैं जी नमस्कार। डॉक्टर विनीत सेठर, हेड जी इंटरनेशनल एग्री आईवी हॉस्पिटल। जी देखिए, आपने एक बहुत वैलिड सवाल पूछा है। जी कभी कभार हम देखते हैं कि कुछ नामी नामी महिलाएं जैसे बहुत ही फिट रहती थी, लेकिन सडनली उनका ब्रेन अटैक या हार्ट अटैक से मृत्यु हो गया। जी देखिए, एक्सरसाइज और वर्कआउट जो है एक जी। मॉडरेशन में होना चाहिए। आई मीन, एक वर्कआउट का जो कैपेसिटी है वो 20 साल के व्यक्ति का और एक 40 साल के व्यक्ति का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर एक 40 साल का व्यक्ति जो है अगर 20 साल के व्यक्ति की तरह एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने की संभावना है। जी फिर दूसरा ये होता है कि जब आप वर्कआउट शुरू करते हैं तो उसको ग्रेजुअली और धीरे धीरे इंक्रीज करना है, एकदम से नहीं। आज अगर आपने 10 मिनट के लिए आपने एक्सरसाइज किया तो कल आप 1 घंटा एकदम से नहीं कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली इंक्रीज है, राइट। फिर उसके बाद ये है कि अगर आप वर्कआउट और एक्सरसाइज कि आप बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, वर्कआउट और एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपने एडिक्वेट रेस्ट के लिए, एडिक्वेट रिलैक्सेशन के लिए भी बॉडी को टाइम देना चाहिए। देन जो लाइफस्टाइल है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए, खाने पीने पे ध्यान देना चाहिए। उसके साथ साथ खाने पीने में जैसे फास्ट फूड, जंक फूड या लग्जरी तेल और तली हुई चीजें जो है उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। देन मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो साथ साथ में ब्लड शुगर और जो आपका हाइपरटेंशन है अगर वो आपको है तो आपको उसका भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो कल आपको आप पार्टी करते हैं और बिंज करते हैं और एल्कोहल लेते हैं, उसकी मात्रा आप बढ़ा देंगे और एक्सरसाइज से आपको बचा लेगी नहीं। इट हैज टू गो हैंड इन हैंड। एंड देन एज आई सेड, एक्सरसाइज एक मॉडरेशन में, एक लिमिट तक, अपनी एज के हिसाब से, अपनी बॉडी कैपेसिटी के हिसाब से जो है आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको एक्सरसाइज फायदा देगी, वरना नुकसान भी देगी। बिल्कुल स्वाति जी, आपसे समझेंगे। आपने बहुत सारी चीजें क्लियर की कि अगर ये लक्षण होते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्रोक आने के खतरे होते हैं, लेकिन आपने एक और जिक्र किया था कि कमजोरी का जिक्र। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो खाने पीने की चीजें हैं, आज का जो जमाना चल रहा है तो लोग बाहर की चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं खाने पे। तो क्या माना जाए कि जो बाहर की चीजें खाते हैं ये भी एक कारण है स्ट्रोक जल्दी आने की? क्योंकि ये ऐसा नहीं कि बड़ी उम्र में स्ट्रोक आ रहे हैं, कम उम्र के बच्चों को भी स्ट्रोक आ रहे हैं। राइट सर जी, आपने बिल्कुल ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है जी ये जो सर लक्षण होते हैं, देखिए डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्ट्रोक में। डाइट के लिए हम यूजुअली ये कहते हैं कि आपको फ्रेश वेजिटेबल्स और जो है फ्रेश फ्रूट्स ही लेने चाहिए। जी स्पाइसी फ्राइड फूड, बाहर का जो प्रोसेस फूड होता है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। जी एंड द बेस्ट थिंग इज कि सॉल्ट इंटेक कम होना चाहिए, जी शुगर इंटेक कम होना चाहिए। जी। अगर डाइटरी हैबिट्स आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ले आओ तो ये आपके स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर को काफी मतलब हद तक एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है डाइटरी फैक्टर्स की। अगर ये आप कंट्रोल कर ले तो काफी आपको मतलब इसे अच्छा इस वे में होगा कि आपका जैसे बीपी कंट्रोल है वो भी आपका अच्छा रहेगा। हेलो हेलो आवाज आ रही है सर, एम आई ऑडिबल? जी जी, आवाज आ रही है हाँ जी हाँ जी सर। तो अगर आपकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी होंगी उससे हमें क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहले जो बीपी कंट्रोल होता है वो बीपी कंट्रोल अच्छा रहेगा, क्योंकि आप नमक का सेवन कम करोगे, फ्रूट्स वेजिटेबल ज्यादा अच्छे से खाओगे तो बीपी कंट्रोल रहेगा। बीपी कंट्रोल रहेगा तो स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। नंबर 2 पे सर शुगर, अगर आप डायबिटीज के मरीज हो, अगर आप डाइट प्रॉपर लोगे, शुगर उतने कम मात्रा में लोगे और आप रेगुलर मेडिसिन खाओगे तो डायबिटीज भी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है स्ट्रोक का। डायबिटीज कंट्रोल नहीं होगी तो स्ट्रोक हो जाएगा। तो अगर डाइट कंट्रोल अच्छे से रखोगे तो डायबिटीज भी कंट्रोल है तो आपका डेफिनेटली स्ट्रोक का रिस्क फैक्टर भी कम हो जाएगा, है ना सर। और एक्सरसाइज का भी डॉक्टर विनीत सर ने तो बताया है कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गो फॉर अ रेगुलर एक्सरसाइज इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, साइकिलिंग, मेडिटेशन, योगा। सर देखिए रिस्क फैक्टर्स तो मेनली जो होते हैं, आपने कहा कि यंगर एज ग्रुप में भी, यस यंगर एज ग्रुप में भी हम स्ट्रोक देखते हैं। देयर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो स्ट्रोक का कारण बन सकते हैं। एक तो अपने शरीर में ही ऑटोइम्यून डिजीजेस होते हैं सर, जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कार्डियक होते हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका अच्छा नहीं है, इंक्रीज है, उससे भी स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स, मतलब वो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है स्ट्रोक का। तो ये सारे स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स है सर। अगर हम इसको कंट्रोल में रखें अच्छे से तो हम रिस्क फैक्टर जो है स्ट्रोक से काफी हम हद तक उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बिल्कुल विनीत जी, आपके पास आएंगे और समझेंगे कि जिस प्रकार से देखा जाए कि लोग शराब का सेवन भी करते हैं, क्या शराब भी एक मुख्य कारण इसका, समझेंगे आपसे, लेकिन छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हम बात करें हेल्थ की। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, विनीत जी का रुख करते हैं। डॉक्टर विनीत जुड़े हुए हैं हमारे साथ। विनीत जी, हमने सवाल किया था आपसे, जिस प्रकार से देखा जाए कि शराब आज के युग में कहीं ना कहीं लोग ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या शराब पीना और तंबाकू का सेवन करना और ऐसे कई सारे नशे हैं जो लोग कर लेते हैं, क्या प्रमुख कारण है स्ट्रोक आने का? ये विनीत जी, विनीत जी आवाज आ रही है आपको? स्वाति जी आपको आवाज आ रही है? तो अभी हमारे साथ डॉक्टर जुड़े थे, डॉक्टर स्वाति गर्ग जुड़ी थी, न्यूरोलॉजी विशेषज्ञ थी, साथ ही डॉक्टर विनीत सग्गर जुड़े थे, न्यूरो सर्जरी विशेषज्ञ थे। दोनों मेहमान जुड़े थे, उन्होंने बात की स्ट्रोक को लेकर कि कैसे स्ट्रोक आता है और क्या बचाव है। कुछ कई ऐसे लक्षण हैं जो स्वाति जी ने बताए। फिलहाल हेल्थ की बात में मेरे साथ इतना ही। आप देखते हैं एनबी न्यूज। नमस्कार।